नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास और हम सबका पसंदीदा उपन्यास चंद्रकांता लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। शाम का वक्त है। कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स, बीरेन सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष की होगी। यह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह की दीवान जीत सिंह का प्यारा लड़का और कुंवर बीरेंद्र सिंह का दिली दोस्त। बड़ा चालाक और फुर्तीला, कमर में सिर्फ खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमंद लिए, बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ देखता और इनसे बातें करता जाता है। इन दोनों के सामने एक घोड़ा कसा कसाया दुरस्त पेड़ से बंधा हुआ है। कुंवर बीरेंद्र से कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत भी क्या बुरी बला है, जिसने इस हद तक पहुंचा दिया। कई दफ़ा तुम विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूँ, उतनी ही चंद्रकांता मुझसे रखती है। हालांकि हमारे राज्य और उसके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला है। इस पर भी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बन पड़ता। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्द मिल जाओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं हर तरह से आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जय सिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा है। दूसरे उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों एयारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात की ताकीद करा दी है कि बराबर वे लोग महल की निगहबानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके एयारों को बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी लड़की अपने मंत्री की लड़की को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है और आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के जरिए उसने महाराज जयसिंह के कानों तक आपकी लगावट का हाल पहुंचा दिया है और इसी सबब से पहरे की सख्त ताकीद हो गई है। आपको ले चलना अभी मुझे पसंद नहीं, जब तक मैं वहाँ जाकर फसादियों को गिरफ्तार न कर लूँ। इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूँ, क्योंकि चपला एयारा और चंद्रकांता की प्यारी सखी है और चंद्रकांता को जान से ज़्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं है। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देखकर लौटूँ, तब आपके चलने के बारे में राय दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बिना समझे बूझे काम करके हम लोग वहाँ ही गिरफ्तार हो जाएं। बीरेन, जो मुनासिब समझो करो, मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और यारी दोनों का। तेज सिंह, मुझे यह भी पता लगा है कि हाल में ही क्रूर सिंह के दोनों एयार नाजिम और अहमद यहाँ आकर पुनः हमारे महाराजा के दर्शन कर गए हैं। ना मालूम किस चालाकी से आए थे। अफसोस उस वक्त मैं यहाँ ना था। बीरेन, मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों एयारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और बीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। बीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चले। बयान 2। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों एयारों के साथ बातें कर रहा है। क्रूर सिंह, देखो नाजिम, महाराज का तो यह ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं, और चंद्रकांता बीरेंद्र सिंह को चाहती है।
अब कहो कि मेरा काम कैसे निकले। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं तो कहाँ जाऊं और कहाँ रहकर आराम करूं। फिर ले जाने के बाद मेरे बाप का महाराज क्या दुर्दशा करेंगे। इससे तो यही मुनासिब होगा कि पहले बीरेन सिंह और उसके एआर तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डाला जाए कि 1000 वर्ष तक पता न लगे, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तब अलबत्ता अपनी ज़िंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर यह तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा, लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे। नाजिम: हमारे राजा के यहाँ बनिस्बत काफिरों की मुसलमान ज़्यादा हैं। उन सभी को आपकी मदद के लिए मैं राजी कर सकता हूँ और उन लोगों से कसम खिला सकता हूँ कि महाराज के बाद आपको राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें। क्रूर सिंह: अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शर्त दिलो जान से कबूल करता हूँ। अहमद: तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला लूँगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले किया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों का एक दिल कर लेना हम लोगों के जिम्मे है, इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा हो जाने पर हमें दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे, और तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात की बात में जमाना कैसे उलट पुलट कर देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी बुराई कहानी कह रही होगी, इसलिए हमको पता लगाना कोई मुश्किल ना होगा कि आजकल बीरेन सिंह और चंद्रकांता के बीच में क्या हो रहा है। यह कहकर दोनों एआर क्रूर सिंह से विदा हुए। बयान 3। कुछ दिन बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा बाग में टहल रही हैं। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी हवा के साथ मिलकर तबीयत को खुश कर रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग की पश्चिम की तरफ वाले आम के घने पेड़ों की बहार और उसमें से अस्त होते हुए सूरज की किरणों की चमक एक अजीब ही मज़ा दे रही है। फूलों की क्यारियों की रविशों में अच्छी तरह छिड़काव किया हुआ है और फूलों के दरख्त भी अच्छी तरह पानी से धोए हैं। कहीं गुलाब, कहीं जूही, कहीं बेला, कहीं मोतिये की क्यारियाँ अपना अपना मज़ा दे रही हैं। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल और दूसरी तरफ सुंदर सुंदर बुर्जियाँ अपनी बहार दिखला रही हैं। चपला, जो चालाकी के फन में बड़ी तेज और चंद्रकांता की प्यारी सखी है, अपने चंचल हाव भाव के साथ चंद्रकांता को संग लिए चारों ओर घूमती और तारीफ करती हुई खुशबूदार फूलों को तोड़ तोड़कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। मगर चंद्रकांता को बीरेन सिंह की जुदाई में ये सब बातें कम अच्छी मालूम होती हैं। उसे तो दिल बहलाने के लिए उसकी सखियां ज़बरदस्ती बाग में खींच लाई हैं। चंद्रकांता की सखी चंपा तो गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ती हुई मालती लता के कुंज की तरफ चली गई, लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास जा निकली और उसकी चक्करदार टूटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगी। चपला, ना मालूम चंपा किधर चली गई। चंद्रकांता, कहीं इधर उधर घूमती होगी। चपला, 2 घड़ी से ज़्यादा हो गया, तब से वह हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता, देखो वह आ रही है। चपला,
इस वक्त तो उसकी चाल में फ़र्क मालूम होता है। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए यह कैसा अच्छा गुच्छा बना लाई हूँ। अगर इस वक्त कुंवर वीरेन से होते तो इसको देख मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको कुछ इनाम भी देते। वीरेन सिंह का नाम सुनते ही एकाएक चंद्रकांता का अजब हाल हो गया। भूली हुई बात फिर याद आ गई। कमल मुख मुरझा गया, ऊंची ऊंची सांसें लेने लगी, आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे धीरे कहने लगी, ना मालूम विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ना मालूम मैंने उस जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिनके बदले यह दुख भोगना पड़ रहा है। देखो पिता को क्या धुन समाई है। कहते हैं कि चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूँगा। हाय, वीरेंद्र के पिता ने शादी करने के लिए कैसी कैसी खुशामदें की, मगर दुष्ट क्रूर के बाप कुपथ सह ने उसको ऐसा कुछ बस में कर रखा है कि कोई काम नहीं होने देता। और उधर कमबख्त क्रूर अपनी ही लसी लगाना चाहता है। एकाएक चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो चुप रहने के लिए इशारा किया। चपला के इशारे को समझकर चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रूमाल उसी जगह जानबूझकर गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी देख तो, फव्वारे के पास कहीं मेरा रूमाल गिर पड़ा है। चंपा रूमाल लेने फव्वारे की तरफ चली गई। तब चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी तूने बोलते समय मुझे एकाएक क्यों रोका? चपला ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर सुबह हो गया है। उसकी बातों और चितवनों से मालूम होता है कि वह असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रूमाल लाकर चपला के हाथ में दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी कल रात को मैंने तुझको जो कहा था सो तूने किया? चंपा बोली, नहीं मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वह बात तो याद है या वो भी भूल गई? चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, भला दोहरा के मुझसे कहे तो सही, तब मैं जानूं कि तुझे याद है। इस बात का जवाब ना देकर चंपा ने दूसरी बात छेड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि यह चंपा नहीं है। आखिर चपला यह कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूँगी, चंपा को एक किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, मेरे कान में कुछ बदबू तो नहीं आती, क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के फेर में पड़ गई और फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रख कर नकली चंपा को सूंघा दी, जिसके सूंघते ही चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी देख चपला से कहा, सखी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चंपा से शर्माना पड़े। नहीं, ऐसा ना होगा, कहकर चपला चंपा को पीठ पर लाद फव्वारे के पास ले गई और चंद्रकांता से बोली, तुम फव्वारे से चुल्लू भर भर पानी इसके मुँह पर डालो, मैं धोती हूँ। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया और चपला खूब रगड़ रगड़ कर उसका मुँह धोने लगी। थोड़ी देर में चंपा की सूरत बदल गई और साफ नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, सखी इसने तो बड़ी बेअदबी की, देखो तो अब मैं क्या करती हूँ। यह कहकर चपला नाजिम को फिर पीठ पर लाद बाग के एक कोने में ले गई, जहाँ बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपने एयारी के बटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कसकर बांधे और डिबिया से लखलखा निकालकर उसको सूंघाया, जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद और बेबस देखा। चपला कोड़ा लेकर खड़ी हो गई और मारना शुरू किया।
माफ़ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ। अब मैं ऐसा कभी न करूँगा, बल्कि इस काम का नाम भी न लूँगा, इत्यादि कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा। मगर चपला कब सुनने वाली थी। वह कोड़ा जमाई ही गई और बोली, सब्र कर, अभी तो तेरी पीठ की खुजली भी नहीं मिटी होगी। तू यहाँ क्यों आया था? क्या तुझे बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी? क्या बाग की सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता था कि चपला भी यहाँ होगी? हरामजादे के बच्चे, बेईमान, अपने बाप के कहने से तूने यह काम किया। देख, मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूँ। यह कहकर फिर मारना शुरू किया और पूछा, सच बता, तू कैसे यहाँ आया और चंपा कहाँ गई? मार के खौफ से नाजिम को असल हार कहना ही पड़ा। वह बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़ककर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वह बेहोश हो गई। तब मैंने उसे मालती लता के कुंज में डाल दिया और उसकी सूरत बना उसके कपड़े पहन तुम्हारी तरफ चला आया। लो, मैंने सब हाल कह दिया, अब तो छोड़ दो। चपला ने कहा, ठहर, छोड़ती हूँ, मगर फिर भी 10-5 कोड़े और जमा ही दिए। यहाँ तक कि नाजिम बिलबिला उठा। तब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी, तुम इसकी निगहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूँ, कहीं वह पाजी झूठ न कहता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुंची और बत्ती जलाकर ढूंढने लगी। देखा कि सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी है और बदन पर उसके एक लत्ता भी नहीं है। चपला उसे लखलखा सूंघाकर होश में लाई और पूछा, क्यों, मिजाज कैसा है? खा गई न धोखा? चंपा ने कहा, मुझको क्या मालूम था कि इस समय यहाँ एयारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, जिसको उठाकर सूंघते ही मैं बेहोश हो गई। फिर न मालूम क्या हुआ। हाय हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया। मेरे कपड़े भी उतार लिए। बड़ी लागत के कपड़े थे। वहाँ पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए थे, जिनमें से 2 एक लेकर चपला ने चंपा का बदन ढका और तब यह कहकर कि मेरे साथ आ, मैं उसे दिखलाऊं जिसने तेरी यह हालत की। चंपा को साथ ले उस जगह आई जहाँ चंद्रकांता और नाजिम थे। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने कहा, देख, इसी ने तेरे साथ यह भलाई की है। चंपा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा क्रोध आया और वह चपला से बोली, बहन, अगर इजाज़त हो तो मैं भी 2-4 कोड़े लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूँ। चपला ने कहा, हाँ हाँ, जितना जी चाहे, इस मुँह को जूतियाँ लगाओ। बस फिर क्या था, चंपा ने मनमाने कोड़े नाजिम को लगाए, यहाँ तक कि नाजिम घबरा उठा और जी में कहने लगा, खुदा क्रूर से को गारत करे, जिसकी बदौलत मेरी यह हालत हुई। आखिरकार नाजिम को उसी कैद खाने में कैद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। यह छोटा सा बाग, जिसमें ऊपर लिखी बातें हुई, महल के संग सटा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता था और खासकर चंद्रकांता के टहलने और हवा खाने के लिए ही बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और नाजिम को अपना काम करने का मौका मिल गया था। बयान 4। तेज सिंह बीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुंचा और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तरकीब न बैठी, क्योंकि पहरे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी रात होती तो कमंद लगाकर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती। आखिर तेज सिंह एकांत में गए और वहां अपनी सूरत एक चौबदार की सी बना महल की ड्योढ़ी पर पहुँचे। देखा कि बहुत से चौबदार और प्यादे बैठे पहरा दे रहे हैं। एक चौबदार से बोले, यार, हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 4 महीने से महाराज हमको अपनी अर्दली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी, चांदनी रात का मज़ा देखते टहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तंबाकू पीते देख जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा लें। अफीम खाने वाले को तंबाकू की महक जैसी मालूम होती है, आप लोग भी जानते ही होंगे। हाँ हाँ, आइए बैठिए, तंबाकू पीजिए, कहकर चौबदार और प्यादों ने
हुक्का तेज सिंह के आगे रखा। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हुक्का तो नहीं पी सकता, हाँ हाथ से ज़रूर पी लूँगा। यह कह चिलम उतार ली और पीने लगे। उन्होंने 2 फूंक तंबाकू के नहीं पिए थे कि खांसना शुरू किया। इतना खांसा कि थोड़ा सा पानी भी मुँह से निकाल दिया और तब कहा, मियाँ तुम लोग अजब कड़वा तंबाकू पीते हो। मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूँ। महाराज के हुक्कारबाजार से दोस्ती हो गई है। वह बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से मुझको दिया करता है। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय उस तंबाकू के और कोई तंबाकू अच्छा नहीं लगता। इतना कह चौबदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए में से एक चिलम तंबाकू निकाल कर दिया और कहा, तुम लोग भी पीकर देख लो कि कैसा तंबाकू है। भला चौबदारों ने महाराज की पीने का तंबाकू कभी काहे को पिया होगा। झट हाथ फैला दिया और कहा, लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू पी लें। तुम बड़े किस्मतवार हो कि महाराज के साथ रहते हो। तुम तो खूब चैन करते होगे। यह नकली चौबदार तेज सिंह के हाथ से तंबाकू ले लिया और खूब दोहरा जमाकर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूँगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगा और साथ ही गप्पे भी उड़ने लगी। थोड़ी ही देर में सब चौबदार और प्यादों का सर घूमने लगा, यहाँ तक कि झुकते झुकते सब औंधे होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब क्या था, बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नज़र बचाकर बाग में पहुँचे। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने से एक लौंडी चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से उसके गले में कमंद डाली और ऐसा झटका दिया कि वह चूं तक न कर सकी और ज़मीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सूंघाई और जब बेहोश हो गई तो उसे वहाँ से उठाकर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकाल मोमबत्ती जलाई और सामने आईना रख अपनी सूरत उसी की जैसी बनाई। इसके बाद उसको वहीं छोड़ उसी के कपड़े पहन महल की तरफ रवाना हुए और वहां पहुँचे जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा 10-5 लौंडियों के साथ बातें कर रही थीं। लौंडी की सूरत बनाए हुए तेज सिंह भी एक किनारे जाकर बैठ गए। तेज सिंह को देख चपला बोली, क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझको भेजा था, क्या वह काम तू कर आई जो चुपचाप आकर बैठ गई है। चपला की बात सुन तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लौंडी को मैंने बेहोश किया है और जिसकी सूरत बनाकर आया हूँ उसका नाम केतकी है। नकली केतकी, हाँ काम तो करने गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख तुमसे कुछ कहने के लिए लौट आई हूँ। चपला, ऐसा, अच्छा तूने क्या देखा कह। नकली केतकी, सभी को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी की सामने बात कह सुनाऊं। सब लौंडियाँ हटा दी गईं और केवल चंद्रकांता, चपला और चंपा रह गईं। अब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम तो दो, खुशखबरी सुनाऊं। चंद्रकांता ने समझा कि शायद वह कुछ वीरेंद्र सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी वीरेंद्र सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया, तब यह क्या मामला है, कौन सी खुशखबरी है जिसके सुनाने के लिए यह पहले ही से इनाम मांगती है। आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ इनाम दूंगी, तुम कह तो सही क्या खुशखबरी लाई है। केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूँ, नहीं तो जाती हूँ। यह कह उठकर खड़ी हो गई। केतकी के ये नखरे देख चपला से न रहा गया और वह बोल उठी, क्यों रे केतकी, आज तुझको क्या हो गया है कि ऐसी बड़बड़ कर बातें कर रही है, लगाऊं 2 लात उठ के। केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमज़ोर हूँ जो तू रात लगावेगी और मैं छोड़ दूँगी। अब चपला से न रहा गया और केतकी का झोंटा पकड़ने के लिए दौड़ी, यहाँ तक कि दोनों आपस में गुथ गईं। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर पड़ा, जहाँ की सफाई देख वह घबरा उठी
और झट से अलग हो गई। नकली केतकी हंसकर, क्यों, भाग क्यों गई? आओ लड़ो। चपला अपनी कमर से कटा निकल सामने हुई और बोली, ओए यार, सच बता तुम कौन है, नहीं तो अभी जान ले डालती हूँ। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और वीरेन सिंह की चिट्ठी निकालकर सामने रख दी। चपला की नज़र भी इस चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। वीरेन सिंह के हाथ की लिखावट देख समझ गई कि यह तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ वीरेन सिंह कभी चिट्ठी नहीं भेजेंगे। यह सोच समझ चपला शर्मा गई और गर्दन नीची कर चुप हो रही, मगर जी में तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह बना ली। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से वीरेन सिंह का खत पढ़ा और तब तेज सिंह से बातचीत करने लगी। चंद्रकांता, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह, मिजाज क्या, खाक अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया, रोते रोते आंखें सूज आईं। दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है। हजार समझाता हूँ मगर कौन सुनता है। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था, आज उनकी हालत देख फिर यहाँ आना पड़ा। कहते थे कि मैं खुद चलूँगा, किसी तरह समझा बुझा कर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वहाँ बंदोबस्त कराऊँ, तब तुमको ले चलूँगा, जिससे किसी तरह का नुकसान ना हो। चंद्रकांता, अफसोस तुम उनको अपने साथ न लाए, कम से कम मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो, यहाँ क्रूर सिंह के दोनों एआरओ ने इतना ऊधम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं कितना रोकती और समझाती हूँ कि क्रूर सिंह के दोनों एआर मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने बस में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बड़ा चढ़ाकर महाराज को ना मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे सच्चों का बादशाह समझ गए हैं। वह हरदम महाराज के कान भरा करता है, अब भी मेरी कुछ भी नहीं सुनते। हाँ, आज बहुत कुछ कहने का मौका मिला है, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार कर लिया है। कल महाराज के सामने उसको ले जाकर तब कहूँगी कि आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अंदर जाने की इजाज़त किसने दी थी। यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का सारा हाल तेज सिंह से कह सुनाया। तेज सिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान हो गए और मन ही मन उसको प्यार करने लगे, पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की मगर धोखा खा गई। यह सुन चपला हैरान हो गई। हाय राम, मैंने क्या धोखा खाया? पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ना रहा गया, तेज सिंह से पूछा, जल्दी बताओ मैंने क्या धोखा खाया? तेज सिंह ने कहा, क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी ज़रूर आया होगा? फिर बाग ही में नाजिम को क्यों छोड़ दिया? तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया ही था तो महल में लाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब ज़रूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा। इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गए और बहुत शर्मिंदा होकर बोली, सच है, बड़ी भारी गलती हुई, इसका किसी ने ख्याल न किया। तेज सिंह, और कोई क्यों ख्याल करता? तुम तो चालाक बनती हो, एआरा कहलाती हो, इसका ख्याल तुमको होना चाहिए कि दूसरों को? खैर, जाके देखो वह है या नहीं। चपला दौड़ी हुई बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाते ही देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था, यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा ले गया। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा हुआ था। अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करते हुए लौट आई और बोली, क्या कहूँ, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया। अब तेज सिंह ने छेड़ना शुरू किया। बड़ी ये यार बनती थी, कहती थी हम चालाक हैं, होशियार हैं, ये हैं वो हैं। बस एक अदने एआर ने नाकों में दम कर डाला। चपला झुंझला उठी और चिढ़कर बोली, चपला नाम नहीं,
तो अब की बार दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में लाकर बेहिसाब जूतियां न लगाऊं। तेज सिंह ने कहा, बस तुम्हारी कारीगरी देखी गई। अब देखो मैं कैसे एक एक को गिरफ्तार कर अपने शहर में ले जाकर कैद करता हूँ। इसके बाद तेज सिंह ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता और चपला से कह सुनाया और यह भी बतला दिया कि फलां जगह पर मैं केतकी को बेहोश करके डाल आया हूँ। तुम जाकर उसे उठा लाना। उसके कपड़े मैं न दूंगा, क्योंकि इसी सूरत से बाहर चला जाता हूँ। देखो, सिवाय तुम तीनों को यह हाल और किसी को न मालूम हो, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने तेज सिंह से ताकीद की, दूसरे तीसरे दिन तुम जरूर यहाँ आया करो, तुम्हारे आने से हिम्मत बनी रहती है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा, कहकर तेज सिंह चलने को तैयार हुए। चंद्रकांता उन्हें जाते देख रोकर बोली, क्यों तेज सिंह, क्या मेरी किस्मत में कुमार की मुलाकात नहीं बदी है? इतना कहते ही गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगी। तेज सिंह ने बहुत समझाया और कहा कि देखो, यह सब बखेड़ा इसी वास्ते किया जा रहा है जिससे तुम्हारी उनसे हमेशा के लिए मुलाकात हो। अगर तुम ही घबरा जाओगी तो कैसे काम चलेगा। बहुत अच्छी तरह समझा बुझाकर चंद्रकांता को चुप कराया, तब वहाँ से रवाना हो केतकी की सूरत में दरवाजे पर आए। देखा तो 2-4 प्यादे होश में आए हैं, बाकी चित्ते पड़े हैं। कोई आंधा पड़ा है, कोई उठा तो है, मगर फिर झुका ही जाता है। नकली केतकी ने टपटकर दरवानों से कहा, तुम लोग पहरा देते हो या ज़मीन सूंघते हो? इतना अफीम क्यों खाते हो कि आंखें नहीं खुलती? और सोते हो तुम मुर्दों से बाजी लगाकर? देखो, मैं बड़ी रानी से कहकर तुम्हारी क्या दशा कराती हूँ। जो चौबदार होश में आ चुके थे केतकी की बात सुनकर सन्न हो गए और लगे खुशामद करने। देखो केतकी, माफ़ करो, आज एक नालायक सरकारी चौबदार ने आकर धोखा देकर ऐसा जहरीला तंबाकू पिला दिया कि हम लोगों की यह हालत हो गई। उस पाजी ने तो जान से मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा दिया, नहीं तो मारने में क्या कसर छोड़ी थी। देखो, रोज़ तो ऐसा नहीं होता था, आज धोखा खा गए। हम हाथ जोड़ते हैं, अब कभी ऐसा देखो तो जो चाहे सजा देना। नकली केतकी ने कहा, अच्छा, आज तो छोड़ देती हूँ, मगर खबरदार जो फिर कभी ऐसा हुआ। वह कहते हुए तेज से बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह भी न पूछा कि केतकी तू कहाँ जा रही। तो दोस्तों, आगे की जो उपन्यास है वो अगले पार्ट में आएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।